सुनो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, अगर इस तरह के फिक्रे आपके कानों से टकराएं तो फ़ौरन से पहले ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। जी हाँ, आप हनी ट्रैप हो सकते हैं। फैसलाबाद में हनी ट्रैप गैंग पुलिस की हिरासत में। कौन लोग हैं ये, इनका शिकार कौन थे और किस तरह से पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाजरीन, हनी ट्रैप का शिकार होने वाले नौजवानों में से दानिश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और फैसलाबाद में एक ऐसा गिरोह जो ख़वातीन पर मुश्तमिल था, नौजवानों को झांसा देकर हनी ट्रैप करता और फिर उन पर रेप की FIR, झूठी FIRs देकर जो है वो मुबैना तौर पर लाखों रुपए बटोरने में मसरूफ़ था। पुलिस के इस केस में इंटरवीन करने के बाद पुलिस अहलकारों ने जो है इस गिरोह को बेनकाब किया, अरेस्ट किया। दानिश से जानते हैं कि आखिर कैसे ये उनका सॉफ्ट टारगेट बने, कैसे जो है ये सारा प्रोसेस हुआ। अस्सलाम वालेकुम दानिश, ये बताओ कि कौन कौन जो है इनका शिकार बना और कैसे जो है आपको टारगेट इन्होंने कैसे किया, आप इनसे पहले से वाकिफ़ थे या ये अननोन लोग थे? हमारे नाजरीन को ज़रा डिटेल में बताओ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। सर, मेरा एक भाई बना हुआ है, उसका नाम है अदनान नाम है उसका। तो अदनान के नंबर पे उस औरत की कॉल आई है। कॉल आने के बाद उसने कहा कि मैंने अपनी दोस्त के नंबर से आपके मोबाइल में से अपनी दोस्त के नंबर लिया, तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अदनान ने बात आई थिंक नहीं की उस दिन। उसने कहा कि सॉरी रॉन्ग नंबर। फिर अदनान, सॉरी, मैं आपको कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। अदनान की एज भी आपका एज ग्रुप ही है उसका? नहीं, उसकी 21 एज है। 21? जी, 21 एज है उसकी। आपकी क्या एज? मेरी 28 है। 28 है, ठीक है, जारी रखिए। मेरी 28 एज है, उसकी 21 है। अच्छा, उसने जब बात की, उसने कहा कि दोबारा फिर अगले दिन उसकी कॉल आई, उसने वीडियो कॉल की, उसको वीडियो कॉल की और बाकायदा उसने मतलब अपना दिखाने की कोशिश की। उसने जब देखा, ज़ाहिर है पिक्चर्स वगैरह भी भेजी और जो भी पिक्चर्स भेजती थी, वॉइस भेजती थी, वो भेजती थी वन टाइम पे अदनान को। अदनान बात करता रहा, उसने 1 दिन बाद की, 2 दिन बाद की, उसने अदनान को कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। अदनान ने कहा कि अच्छा, तो आप इस तरह करो, जड़ावाला आ जाओ। बाकायदा ये औरत जो थी, इसका नाम था अक्सा, ये जड़ावाला गई है उसके पास। उसे जाके वहाँ पे इसने रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसको पैसे भी दिए हैं। पैसे भी इस खातून ने पे किए? जी, बिल भी इसने पे किया था और बाकायदा उसको खर्चा भी दिया था। साथ पैसे कैश भी दिया? ये कैश भी दिया, 12,000 रुपया कैश था, उसको वो भी दिया। अदनान ने जब वो पैसे वगैरह देखे तो ज़रा ज़ाहिर है बच्चा है अभी, तो वो ज़रा लालच में आ गया। उसने 12,000 रुपया भी मतलब रख लिया और उसने औरत ने बाद में उससे बातें करती रही, उसे कहती कि मैं बेवा हूँ, मेरे पास घर भी है फैसलाबाद में अपना, मैं पैसे भी हैं। और अदनान के जहन में ये आया होगा कि सच्चा प्यार भी लब रहा है तो लक्ष्मी भी। हाँ जी, बस इस तरह का उसने पहले तो जब उसने देखा, उसने कहा कि यार ये जिस तरह की औरत है ना, और औरत की एज आई थिंक 38 उसकी एज है। तो वो एक दफ़ा तो शॉक्ड हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि पैसे भी आ रहे, वो ज़रा लालच में आ गया, उसने पैसे वगैरह भी ले लिए। दैन उसने बात करना छोड़ दी उससे। ये बात करने के 2-3 दिन बात हुई है, उसके बाद उसने छोड़ दी, उससे बात करना ही छोड़ दी। छोड़ क्यों दी, ये बताया उसने? वो मैंने उससे उस दिन भी बात पूछी ना सारी, तो उसने बताया कि यार उसकी एज में और मेरी एज में बड़ा डिफरेंट है, और जो पिक्चर्स भेजती थी वो स्नैपचैट के थ्रू फिल्टर वाली, मतलब जब विदाउट फिल्टर देखा तो वो उसको हम पंजाबी में कहते हैं दिलो लत गई बस जी। वो जब शॉक्ड हुआ, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं, ये बस यहीं पे बात खत्म। मिट्टी पाव इंज देश थे। बिल्कुल। उसने बाद में औरत ने उसको मैसेज किए हैं, कॉल की है, कॉल करके कहा कि अगर तूने मतलब मेरे साथ रब्ता ख़त्म किया तो ये ना हो कि मैं, मतलब उसने पंजाबी में कहा, वो जांगली टाइप किया है। उसने कहा कि मैं तेन फाइल ला देंगी, तेन गोली मरवा देंगी, फिर तू देखेगा। उन्होंने कहा मजाक, उसने कहा यार ये मुझे थ्रेट कर रही है, कोई बात नहीं। उसने 2 दिन बाद उसने दे दी है अपनी FIR दे दी है। जब FIR दी है तो उसमें उसने लिख दिया जी गैंग रेप, बल्कि उसने ये कहा कि जी 2 जो है नामालूम अफराद हैं जिनके सामने आने पे शनाख्त होगी। मैं था उस टाइम कराची में ना, तो जब मुझे घर से फ़ोन आया कि अदनान के घर इस तरीके से रेट हुई है, अदनान बुरी ज़मानत पे था, और उसके मुझे पता चला, मैं भी आया हूँ बाकायदा। मैंने कहा मैं जाके पता करूँ। मुझे गांव में से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी दान साहब आपका भी नाम आ रहा है। मैंने कहा मेरा नाम कैसे आ रहा है, मैं तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं हूँ, मेरे नाम आ ही नहीं सकता। मैंने कहा मेरा, या तो बंदा यहाँ पे हो तो फिर तो समझ में आती है। उन्होंने कहा जी आपका नाम भी आ रहा है, और बाकायदा मेरी पिक्चर थी जो भी उस खातून के पास आपकी पिक्चर थी? मेरी पिक्चर थी। ये डाटा उसके पास कैसे गया? यही तो बात है, हमारे गांव में से मुझे जहाँ तक
सुनने में आया मेरे वाले साहब के पास कोई बंदा गया, उसने कहा कि जी वो जो है ना मामला मैं आप लोगों का करवा देता हूँ कवर। तो डाउटफुल हूँ ना मैं, तो जाहिर है मुझे नहीं पता कि कहाँ से गई, और मेरी पिक्चर जो गई है वो गई भी फॉरवर्ड में है, फॉरवर्ड गई है। और फिर मैं यहाँ पे जिस दिन मैं आया हूँ मुझे पता चला, मैं खुद पेशू हूँ, आप पुलिस स्टेशन आ गए? मैं आ गया, मैं डीएसपी साहब के पास पहले मैं आया हूँ, उन्होंने कहा जी बीबी आ रही है, शिनाख्त करेगी। बीबी ने शिनाख्त कर दी। अच्छा, उसने आपको पहचान लिया? हाँ, वो बीबी ने कहा जी इसने मेरी वीडियो बनाई है, वो मुझे पता भी नहीं। खैर मैं वहीं पे मौके पे मैडम को मैंने कहा मैम, मैंने कहा इससे पूछे मेरा नंबर क्या है। कह रही कि ये मुझसे बात करता रहा लड़का। मैंने कहा मैम इससे पूछे मेरा नंबर क्या है। नंबर पूछा जी, कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मैनू नहीं पता, मैं मोबाइल चा। मैडम ने कहा मोबाइल लेके, मोबाइल लेने के बाद में मतलब मोबाइल नहीं हुआ तो घर पे आया। मैडम ने कहा कि आप मोबाइल लेके आएँ अपना, ताकि हमें पता चले। दैन एक दिन बाद मैं डीएसपी साहब के पास पेश हुआ हूँ। डीएसपी साहब ने कहा कि जी उसी दिन की बात बता रहा हूँ आपको, उसी दिन मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार जिस केस बड़ा गंदा था, इज़्ज़त पे दाग था। हमने सोचा, मैंने कज़न को फ़ोन किया, मेरे कज़न लाहौर होते हैं, तो उनको मैंने किया, अली बहादुर नाम है उनका, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप जल्दी से हैं। आई थिंक वो घंटे बाद ना यहाँ पे आ गए थे फैसलाबाद, क्योंकि उनको पहले भी घर वालों ने बता दिया था, वो निकले हुए थे। वो जब पहुँच गए यहाँ पे उन्होंने बैठ के बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भी है ना बात को रफ़ा दफ़ा करवाओ। मैंने कहा यार मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि 100% तो इन्वॉल्व नहीं। मैंने कहा यार मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा मोबाइल ले लो, जो भी है CDR निकलवा लो, हर चीज़ में मैं ओके हूँ। उनका चलो ठीक है। उन्होंने बात की, जो वो बीबी थी अक्सा जिसका नाम था, उसने 35 लाख रुपए डिमांड की मुझसे। 35 लाख रुपया? जी, उसने 35 लाख रुपए डिमांड की। उसने कहा कि जिसको कहते हैं कि पैचअप के लिए? हाँ जी, पैचअप के लिए। उन्होंने कहा ना कि यार बात मतलब मलक नवीद साहब जो है ना वो उसके साथ, उन्होंने कहा जी मैं करता हूँ बात। ये मलक नवीद साहब कौन है? ये एडवोकेट है, उसके साथ मुलव्वस है बीबी। ओके, ये एक वकील भाई हैं? जी वकील हैं, और ये बीबी के साथ फुल मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा जी हम करते हैं बात। पहले दिन उन्होंने हमसे जी 35 लाख रुपए की डिमांड की। मैं ज़ाहिर है 35 लाख रुपया कौन कहाँ से करे, और जिस केस में आप मुलव्वस भी नहीं हो उसका 35 लाख रुपया करवा के बात हमारी 35, 25, 15। दैन हम लोग माड़े बंदे ऐसी कह के भाई जी गल करने वाली वो ला लो, 1.5 लाख ले लो, 2 ला लो, 2.5 ले लो। 2.5 के बाद हम लोग आ गए जी 3 लाख पे। हमने कहा जी हमारे पास इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं है। और ये 3 लाख रुपया सिर्फ इसलिए था ताकि इतने गंदे केस में ट्रैप होने से बेहतर है कि दफ़ा करो जान छुड़ाओ। मैं मैरिड हूँ, मेरा 6 माह का बच्चा है, और मेरी जो वाइफ थी, ज़ाहिर है जब आपके घर में ये बात जाती है तो 100 मामला खड़े होते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर तबाह हो। मैंने यही सोचा, मैंने कहा जिस तरीके से भी है ना यहाँ से जान छुड़वानी बेहतर है, पैसों को नहीं देखना चाहिए। हमने 3 लाख रुपए का उसको बोल दिया जी ठीक है दे देंगे। खैर जब 3 लाख रुपए का बोला तो उसने कहा कि ठीक है। मेरे कज़न वगैरह आ गए, हमने कहा कि जिस दिन ये बयान देगी उस दिन पैसे देंगे। फिर डीएसपी साहब के पास पेश हुए। डीएसपी साहब ने कहा कि जब आप इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हो, जब आप मुलव्वस नहीं हो तो आप पैसे क्यों दे रहे हो। फिर मैंने उनको भी सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप अपना DNA करवाएंगे। मैंने कहा सर मेरा DNA करवाएं। हाँ अगर मैं DNA मेरा निकल आए, मैंने कहा मुझे फ़ैर मारिएगा ना कि मुझे सज़ा दीजिएगा, मुझे सज़ाए मौत दीजिएगा या फ़ैर मारिएगा अगर मैं मुलव्वस हूँ। मैडम को बोला, वो जो औरत थी वो भी आई थी, उनको बोला कि जी आप बताएं आपके पास मतलब आपका ID कार्ड है तो आपका DNA करवाना है। लड़का कह रहा है कि ज़ाहिर अगर आप, डीएसपी साहब ने कहा कि अगर आपको आपका चाहिए ना इंसाफ तो इस बच्चे का भी हक़ है, इसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उसने कहा जी अच्छा। सर ने कहा कि आप अपना ID कार्ड दें। कहनी ID कार्ड नहीं है। सर ने कहा कि आप इस तरह करें, अपना जो है मोबाइल दें। इसके मैंने डीएसपी साहब को भी बोला, मैंने कहा सर इससे मेरा नंबर पूछें, मेरा नंबर क्या है। मैंने कहा मुझे आपकी कॉल भी नहीं आई रीडर साहब की, क्योंकि वो कॉल करते हैं ना कि आपके नाम पे FIR है, मुझे कॉल भी नहीं आई क्योंकि मेरा नंबर था ही नहीं। बीबी ने कहा कि जी इसने मेरी वीडियो बनाई हुई है, सारी बात डीएसपी साहब को भी बताई। तो मैं जब एक चीज़ में मुलव्वस नहीं, मैंने कहा जी आप मेरा DNA करवाएं, मैं हाजिर हूँ, मुझे मसला नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ से डर रहा था कि DNA करवाएंगे तो 6 महीने का टाइम लगता है, तो वो मैंने कहा उस दौरान मैंने कहा मे भी जेल में ना भेज दें। ज़ाहिर अब 100 मामला थे। फिर मैंने ये चीज़ें सारी सोची। मुझे ये मलक नवीद साहब ने कहा, कहते अगर आप DNA वाली साइड पर जाएंगे 6 महीने बाद आपकी रिपोर्ट आनी है और आप जेल जाएंगे। जी जेल में जाते ही आपकी टिंड कर देते हैं। ये वो एडवोकेट जो है मलक नवीद, उसने मुझे मतलब उसने आप पूरा किरदार अदा किया जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पैरों कड्ढन ली। उसने ऐसे ऐसे खौफ दिलाया आपको कि जी ये हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, जेल चले जाओगे, ये हो जाएगा। ये सारी ग्राउंड्स वकील बना रहा है, क्योंकि वो अक्सा है ना, पहले अक्सा ने कहा जी मैं इनके घर काम करती हूँ। मैं आपकी करेक्शन कर दूँ, उसका नाम अक्सा भी नहीं है। हाँ जी, उसका नाम अक्सा भी नहीं है। हमें बाद में मैडम ने बताया कि उसका ये उसने अपना कवर नेम, इसको हम बोलते हैं कवर नेम रखा हुआ है। जी
तो जब बाद में हमने जिस दिन उसने बयान दिए हैं, बयान देने के बाद, क्योंकि मैंने मैडम को पहले बता दिया था और मैडम ने मेरी बाकायदा ही इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, जिस जगह पे इसने कहा था कि जिस जगह पे लेके गए हैं मुझे, ये लड़का था साथ, अदनान था, और बाकायदा उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह हर चीज़ मैडम ने होटल की भी चेक की है, मेरा नंबर भी चेक किया, मेरे नंबर पे भी नहीं CDR भी निकलवा ली, मेरी लोकेशन ट्रैक की है, किसी चीज़ में भी मैं मुलव्वस हर तरह से मैडम सना ने जो है वो तसल्ली की। हाँ जी, मेरी तरफ से हर जगह से उन्होंने तसल्ली की। जब उन्होंने तसल्ली कर ली तो फिर मैंने मैडम को बोला, मैडम उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड की है। और उसके बाद शाम में मेरे पास आया, जिस दिन हम DSP साहब के पास पेश हुए हैं, नीचे मलक नवीद आया, उसने मुझे कहा, उसने कहा कि वो इधर ना जाओ, तुम मेरे को बारों बार मैं तुहाडा मुकम्मल करदा, तू DNA वाले पासे जा रहे हैं, कहता 6 महीने DNA नहीं आंदा। ये उसी वकील ने आपको बोला कि पुलिस के पास मत जाओ, पुलिस के पास जाओगे फंस जाओगे, मेरे पास आओ और हम मुकमुका कर लेते हैं। मुकमुका मैं बारों बार ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ बारों बार। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार मैंने पैसे नहीं देने। अच्छा, मैंने इस सारे केस में ये एक ही मलिक नवीद नामी ही वकील था या कोई और भी? एक और राय सज्जाद के राय साजिद, आई थिंक इस तरह का नाम है उसका, वो भी है। ये दूसरे जिस दिन उसने बयान करवाया, बयान उस बंदे ने करवाए, और पैसे जो थे वो पकड़ रहा था, मलक नवीद नहीं पैसे पकड़ रहा था। मलक नवीद वो ये समझ लें कि पैसे बना रहा था, हर बंदे को ग्राउंड वो तैयार कर रहा था और खेल दूसरा रहा था। और जो सारे मामला फिर उधर वहाँ पे जब अदनान नामी जो शख्स है उसने पैसे दिए हैं, उसने राय साजिद को दिए हैं। वो जो आपने पैसे इनको कहाँ पे दिए? मैंने दिए हैं जी अदालतों के सामने बिल्कुल अपोजिट, जहाँ पे वो वकीलों के दफ्तर नहीं है, उस जगह पे बाहर फुटपाथ के ऊपर दिए। कितने पैसे थे? मैंने 3 लाख रुपए दिए। 3 लाख रुपया पूरा आपने किसके हाथ में पकड़ाया? मैंने पकड़ाए थे बीबी को। बीबी जो है ये जो हनी ट्रैप में मास्टरमाइंड है ये जी, ये है। और उसने पकड़ के पकड़ा दिए राय सज्जाद को, जो वकील है जी। और मैंने उसका जो इंटरव्यू देखा है, उसके अंदर उसने ये वीडियो भी उसकी एक है, किसने बनाई है? वो वीडियो हमने बनाई है, क्योंकि हमने आप चाहते थे कि एविडेंस आ जाए? जी सर, हमने सिर्फ ये, क्योंकि एक चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो हमने तो ऑलरेडी जिस तरह वो अपना मतलब माइंड उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था, हम लोग भी इस चीज़ में थे कि एक चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो क्यों ना कि इस ग्रोह को जो है ना पकड़ा जाए। और बाकायदा मैडम के साथ भी इन्वेस्टिगेशन की, मैडम को बता दिया था हमने ऑलरेडी पहले कि मैम ये तरीका है। ज़ाहिर है मैडम को हमने बताया कि ये बंदे हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो मैडम भी समझ गई। आप बेगुनाह थे, आपने डट के जो है वो अपना दिफा किया, आप बगैर डरे किया, आपने पुलिस को एतमाद में लिया, आपको इदारों पे ट्रस्ट था, और इदारों ने भी जो है वो ख़ास तौर पे जो इंस्पेक्टर सना बिलाल हैं उन्होंने इस केस पे पूरी ग्रिप रखी। और अभी क्या कहते हैं, इस केस से जान छूटने पे, सुरखरू होने पे क्या तासुरात हैं? सर मेन चीज़ तो ये है कि देखें, एक चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। पहले तो इसलिए रिलैक्स था, मैंने कहा यार मेरा किरदार ही नहीं है, कैसे मतलब। और देन जब वो बीबी ने रो के बात की, तो मैं तो सही बताऊं तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। पंजाबी में कहते हैं तरा निकल जाना। मैंने जब देखा, मैंने कहा कि ये तो रो के भी सच्ची हो सकती है। और जब फिर मौके पे हमने उन्हें कहा ना कि आप DNA करवाएं, तो वो जब थ्रेड हुई ना, मैं तब समझ गया। मैंने कहा अब ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मुझे समझ आ रही है इनकी कि ये पूरा ट्रैप है, ठीक है। और बाकायदा उसको पीछे से कोई गाइड कर रहा था, और वो जो गाइड कर रहे थे वो उसके वकला थे। वकला गाइड कर रहे थे। भाई की खिंचाई नहीं की आपने फिर कि वो जो दोस्त, भाइयों जैसा दोस्त, भाइयों से बढ़ के दोस्त है, ये इसका भी आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे, वो भी ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए, उसके साथ आपकी अटैचमेंट कैसी और क्यों है? सर वो मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मेरे भाई की जिसकी डेथ हुई थी उसके साथ बड़ा उसका क्लोज था, और हमने उसको छोटे भाइयों की तरह ही रखा हुआ है। आपके भाई का दोस्त था, आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और आपने अपने एग्जैक्टली अपने भाई की जगह पे उसको रख लिया कि ये भी मेरा छोटा भाई है। उसकी खिंचाई नहीं की? छोटे भाइयों की तो खिंचाई भी की जाती है। लेकिन उसमें यह था ना कि मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं कहीं गया हुआ था, कराची गया हुआ था। तो जब मैं कराची से आया, मुझे पता चला कि उसके घर ना पुलिस की रेड हुई है, तो जिसमें अदनान को लेने आए थे और किसी और को ले गए हैं। तो अदनान को जब मुझे पता चला तो मैं फौरी वहाँ से निकला। अदनान और आपको दानिश, अल्लाह ताला ने इतने बड़ी आजमाइश में से जो है वो निकाल दिया है। पैगाम क्या देंगे, ख़ास तौर पे इस मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि आप एक बहुत बैड एक्सपीरियंस से गुज़र चुके हैं। आपको इसका वो पंजाबी में उसको कहते हैं इची बिची, आपको इस केस की पता है कि कैसे ट्रैप करते हैं ये लोग, कैसे जो है वो मीठी मीठी बातें करके फुसलाते हैं, क्या क्या लालच देते हैं। क्या नौजवानों को क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे एक्टिव हैं, क्या कहेंगे उनको? सर मैं तो ये कहूँगा कि ना तो आजकल सिर्फ जो है ना, आपकी माँ, आपका भाई, आपका बाप, आपकी बहन, यही आपके हैं।
बीवी बच्चे शामिल कर लें क्योंकि आप मैरिड हैं। तो जाहिर है, वो तो फिर मतलब वो तो फिर जाहिर है ना, मेरे मेरे साथ हैं, इनके अलावा आपका कोई भी नहीं है। अगर आप कहना है कि मैं आपको कहता हूँ कि मेरा ये हो गया जी, मेरे साथ मेरे पीछे ये खड़े हैं, आपके पीछे वही खड़े होंगे जो आपके साथ आके खड़े होंगे आपके मुश्किल वक्त में। हमारी कोशिश थी कि हमारी अदनान से बात हो जाती, लेकिन एक तो टाइम शॉर्ट है, दूसरा वो अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने उससे ये, आप उसके बड़े भाई हैं, उसके बिहाफ पे बताइए कि अभी सच्चा प्यार ढूंढेगा सोशल मीडिया पे? नहीं जी, जो उसके साथ हो गई है ना, वो तो झूठा भी नहीं ढूंढेगा। जो जो कार्रवाई उसके साथ पड़ गई है ना, उसके साथ मेरी जो मेरे साथ मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ, उसके बाद तो सोच ही नहीं सकते। अब तो सच्चा भी मिलेगा तो मेरे ख्याल से वो दूर रहेगा, कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, बस जो हो गया ना काफ़ी है। नाज़रीन किराम, दानिश हमारे साथ मौजूद थे और ये भी इन्वॉल्व हुए, मुतासरीन हैं उसी हनी ट्रैप गैंग के, जो नौजवानों को टारगेट करता है, उन्हें लालच देता है, बहलाता फुसलाता है, अपने जाल में फंसाकर फिर उनके ऊपर रेप केसेस डाल देते हैं। और ये खातून जो है ये हैबिचुअल है, इसके ऊपर पहले भी इस तरह के मुकदमात हैं। यहाँ पे एक बार फिर फैसलाबाद पुलिस और ख़ास तौर पे जो टीम है इंस्पेक्टर सना बिलाल साहिबा की, वो तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने जो है इसको मशकूक जानकर न सिर्फ टेकअप किया, बल्कि पूरी ईमानदारी और फ़र्जशनासी से इस सारे मामले की छानबीन की। और एट द एंड ऑफ द डे फाइनली ये रिज़ल्ट निकला कि ये खातून और एक बाकायदा पूरा गैंग है, इसके साथी हैं, इसके हवारी हैं, जो कि नौजवानों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, बिल्कुल वैसे ही क्रिमिनल्स भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। हनी ट्रैप लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये क्या चीज़ है? टीम मुजरिम कौन आज एक बहुत बड़े केस पे बात कर रही है और एग्जैक्टली हनी ट्रैप क्या है, कैसे किया जाता है। एक गिरोह फैसलाबाद में पकड़ा गया, किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते थे, ये सब आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल एक खातून पुलिस ऑफिसर की एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है। मेरे साथ खुशकिस्मती से आज वही खातून पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, इंस्पेक्टर सना बिलाल साहिबा। उनसे जानते हैं कि क्या मामला था, वो खातून कौन थी, एक छोटे से केस को, एक चिंगारी को जब इन्होंने कुरेदा तो नीचे से क्या पेंडोरा बॉक्स निकला, और फिर इसने जो हाइप पकड़ी है वो क्या है, बेसिकली हनी ट्रैप का इस सबसे क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा, एक आपकी इब्तिदा में एक वीडियो वायरल होती है और वो पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर्स चली जाती है, क्या मामला था, वो कौन थी वो खातून, और फिर आपने जब इस केस में हाथ डाला और ऐसा पुख्ता हाथ डाला है आपने कि ये पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, ये क्या मामला हैं बताइएगा। सर, ये केस रजिस्टर होता है 375A गैंग रेप का केस। इट्स कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट हीनियस केस। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो कुछ शुबहात सामने आते हैं, लाइक एक फ़ेक आईडी पर एफआईआर रजिस्टर करवाना, इसके अलावा एमएलसी के ऊपर तारीख वक़ुआ कुछ और है, एफआईआर के ऊपर कुछ और दर्ज करवा रही हैं, और कोर्ट के ऑर्डर पर मेडिकल बहुत अरसा पहले, लाइक 12 दिन पहले करवाया जा रहा है। ये कुछ चीज़ों ने शुबहात पैदा किए, जिस पर हमने ऑब्वियसली जब नॉमिनेटेड अक्यूज्ड थे तो हमने उन पर रेड्स किए, बंदे सामने लाए हम जो मुल्ज़िमान थे। तो जब हमने लेडी के सामने किया, उसने बजाय डीएनए करवाने के उसने ये इंसिस्ट किया कि अपनी तस्वीर ना, उसने तस्वीरें नहीं दी अपनी, अपना आईडी कार्ड नहीं दिया, और इस बात पे इंसिस्ट किया कि वकील ने उनके कि इनका कोई उर्फ़ आम में जिसको कहते हैं टक लगवाना, यानी सुलह करवाना। ये जो चीज़ थी ये सामने आई तो पुलिस ने इस पर एक्शन लिया कि हम सुलह तो ऐसे केसेस में नहीं होने देंगे, हम इसको कारोबार नहीं बनने देंगे। हमने उस लेडी की आईडी को बैक ट्रैक करना शुरू किया, उसके सारे वर्सेस निकलवा के, उसके फैमिली ट्रीज निकलवा कर, तो बहुत सारी ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ों का इंकशाफ हुआ कि जो खुशकिस्मती से जब नीयत सीधी होती है तो अल्लाह ताला रास्ते खोलता जाता है। मैडम, जब ये केस रिपोर्ट हुआ इनिशियली, जब एक गैंग रेप, जाहिर सी बात है, एक वो उसको हम पंजाबी में कहते हैं तड़थल्ली मच जाना, जाहिर है एक पुलिस स्टेशन में जब इस तरह का केस आता है, खातून कहती है कि मेरे साथ मल्टीपल लोगों ने जो है वो ज़्यादती की है, तो एक खौफ की फ़िज़ा तारी हो जाती है, सारी की सारी हमदर्दियाँ भी उस खातून के साथ चली जाती हैं। किस पॉइंट पे आप लोग स्पेसिफिक जो है वो कौन सा पॉइंट था? आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे आपने कहा कि टाइम ड्यूरेशन जो है एमएलसी का और एफआईआर का, वो उसमें डिफरेंस था, खातून की आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म्ड नहीं थी, और फिर उसका जो बिहेवियर, कौन सी ऐसी मेजर चीज़ थी जिसने सबसे पहले घंटी बजाई, अलार्म बजाया कि नहीं, दाल में कुछ काला है?
सर जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के जहन में एक अलार्म बजता है ना, वो इस बात पे बजा कि कोर्ट के ऑर्डर पे मेडिकल हुआ। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एज़ कम्पेयर टू 15 कॉल। आप अगर कोई वकूआ रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक 15 कॉल करनी है और आपका वकूआ रजिस्टर हो जाता है। हमारे नाजरीन की जो है वो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ये काइंडली बता दी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म, कोई ज़्यादती, कोई इस तरह का कोई वारदात होती है तो उसको सिर्फ ये करना है कि उसको 15 पे कॉल करनी है और फिर पुलिस उसको कांटेक्ट करेगी और फिर अगर उसका कोई मेडिकल रिक्वायर्ड है तो फौरी तौर पे पुलिस इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में उसकी हेल्प करेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। एग्जैक्टली जब कोई रेप केस रजिस्टर करवाने के लिए या कोई 15 कॉल होती है, फ़ौरन SSOIU टीम को ख़बर की जाती है, हम अपनी निगरानी में इसका मेडिकल करवाते हैं, चाहे अभी FIR रजिस्टर हुई है या नहीं हुई, हम इसका फ़ौरन के फ़ौरन मेडिकल करवाते हैं ताकि कोई मटेरियल एविडेंस, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस किसी किस्म की ज़ाया ना हो। जबकि इन लेडी ने बजाय इसके कि ये एक सादा प्रोसीजर को फॉलो करती, 15 करती जो कि इंस्टेंट रेमेडी है, तो वो इख्तियार करने के बजाय इन्होंने कोर्ट में पहले काउंसिल हायर किया, फिर एक एप्लीकेशन लिखी और फिर उसके बाद कोर्ट पे पेश होके ऑर्डर्स लिए, फिर ये जाके डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाती हैं, वहाँ से मेडिकल करवाती हैं, तो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करती। जिससे ये सबसे बड़ा अलार्म था, ये पहला साइन था, घंटी जिसको हम कहते हैं बजना। घंटी इसलिए बजी कि भाई पुलिस को तो आपने एतमाद में लिया ही नहीं, पुलिस को आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई है। आप डायरेक्ट जज साहब के पास चली गई हैं कि जी मुझे मेरा मेडिकल करवाया जाए। अगर तो पुलिस ने आपको इनकार किया होता, पुलिस के पास आप गई होती तो फिर तो बनता था कि एक फॉर्मेलिटी है, आप लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन आप डायरेक्ट गई हैं। दैट मीन्स कि दाल में कुछ कला है। यहाँ से पहली घंटी बजती है, उसके बाद मैडम सना बिलाल जो हैं वो किन खतूत पे जो है इसको शुरू करती हैं? जी, यहाँ पर एक दिमाग में घंटी बजती है कि यहाँ पर कुछ तो दाल में काला है। उसके बाद जो कि हमने एक SOP हमारी है इन केसेस को डील करने के लिए, तो SOP फॉलो करते हुए जब DNA टेस्ट के लिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है, उसके लिए हमने लेडी को बुलाना शुरू किया, तो उसने जब तस्वीर देने से इनकार किया है तो मैंने अपने ओन पे कि मैं इसका डॉकेट बनवाऊँ और DNA के लिए कम से कम मेरी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो, लेडी जब आएंगी, जैसे ही आएंगी हम मेडिकल करवा लें। जब हमने किया कि इसका ID कार्ड चेक किया, जो इसने FIR रजिस्टर करवाई हुई थी वो किसी ज़ुबैदा बीबी नाम की लेडी के नाम से थी, जो कि इन्होंने अपनी वालदा बताई थी। मैंने उनका फैमिली ट्री निकलवाया तो उसमें कहीं पर भी अक्सा बीबी नाम की कोई लेडी नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस खातून ने इतना वेल प्लान्ड और प्रिपेयर होकर करवाया था कि अगर आप इसमें अपनी ड्यूटी को अपना फ़र्ज समझते हुए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट शो करते हुए इसको आप टेकअप ना करती तो शायद ये भी कहीं दब छप जाता और शायद किसी बेगुनाह को सज़ा भी हो जाती इसमें। सर ये केसेस अनफॉर्चुनेटली सज़ा तक जाते ही नहीं हैं, क्योंकि अडल्ट केसेस में सर 99.9% मैं तो कहूँगी, क्योंकि अडल्ट केसेस के बारे में बात कर रही हूँ कि एग्जॉनरेशन की स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, किसी भी लेवल पे हो जाए, कन्विक्शन रेट यहाँ पर बहुत कम है, लाइक 1 और 2% हार्डली होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन इतनी ही इसकी कन्विक्शन रेट है। मतलब इसको फिर हम वही कहेंगे कि जिसे कहा जा रहा था कि टक लग जाता है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली टक लग जाता है। और ये भी खातून भी इसीलिए थी कि पुलिस को एतमाद में नहीं लिया हुआ, जज साहब के पास गई हूँ, वहाँ से मेरा मेडिकल हो गया, और प्रेशराइज़ करने के लिए जो मुल्ज़िमान हैं, मुबैना उसके मुल्ज़िमान थे, उनको प्रेशराइज़ करने के लिए फिर ये पुलिस के पास आई है कि जनाब मेरा मेडिकल है, मेरे ना ज़्यादती हुई है। यही वाला सीन था सारा। सर इनका रवैया ऐसे था कि इन्होंने पुलिस को प्रेशराइज़ किया कि मैंने खुद सोजी कर लेनी है, दिस एंड दैट, कि मुझे मेरे मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए। जब पुलिस ने उन मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की, उन पर रेड्स किए, तो पुलिस एक प्रेशर ग्रुप बन गई, ना चाहते हुए भी प्रेशर ग्रुप बन गई कि एक प्रेशर डाला हमने अपनी SOP पूरी करने के लिए और इन मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए ये किया, जबकि लेडी उसको एज अ प्रेशर यूज़ करते हुए मुल्ज़िमान के साथ सुलह करने में मसरूफ़ हो गई। वो खुद की ब्लैकमेलिंग के लिए पुलिस को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, हम इन्हीं अल्फाज में इसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा बताइएगा कि कब ये रजिस्टर्ड करवाने के लिए फिर कब आई, और जब इसने एप्लीकेशन दी, आपने सब कुछ किया, तो क्या फिर आपको जब शक हो गया तो आपने मुल्ज़िमान पे फिर हाथ हौला रखा?
सर जहाँ तक नॉमिनेटेड मुल्जिम की बात थी तो उस पर हमने जब रेड्स किए तो सर इट वाज सिंसियर रेड के गैंग रेप का केस है, आई हैव टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। मैं गई हूँ लेकिन वो घर मिला नहीं, जिसकी वजह से वो शाम को ही ज़मानत करवा के मेरे पास आ गया। तो उसने जब मुझे स्टोरी बताई कि मैडम इससे मेरी बात सिर्फ इस हद तक हुई है कि ये मतलब प्यार मोहब्बत की बातें करी है मुझसे और मुझे इसने मिलने के लिए बुलाया, तो ये रेस्टोरेंट्स में एक रेस्टोरेंट में मिलते भी हैं, खाना भी खाते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पे जो है वो लेडी करती है। और इसने लेडी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये था कि मुझे नौकरी वगैरह का झांसा देकर जो है इसने ज़्यादती का निशाना बनाया। एग्जैक्टली जबकि लड़कों की एज जो मुलजिमान मुबैना तौर पर मुलजिमान थे उनकी एज हार्डली 21 से 22 साल है। 21-22 साल के नौजवान पे एक खातून इल्ज़ाम ये लगा रही है कि इसने मुझे नौकरी देने का झांसा देकर बुलवाया और मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की, जबकि आप कह रही हैं कि जब ज़ाहिर है आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की होगी रेस्टोरेंट में गए और खाना शाना खाया वहाँ पे और पे भी इसने किया, तो मतलब ये है कि इसी को हम हनी ट्रैप कहते हैं कि आप पहले किसी को कांटेक्ट करते हैं। ये इन्होंने बताया कि ये अपना टारगेट सेलेक्ट कैसे कर दी, मतलब यही नौजवान क्यों, फैसलाबाद की आबादी लगभग अब 1 करोड़ होने वाली है, यही नौजवान क्यों, कैसे ये सिलेक्ट करती? सर ये रैंडम नंबर्स डायल करते हैं, जो इनका पूरा ग्रोह होता है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें ट्रैप किसको करना है। मतलब इस केस के अलावा भी डिफरेंट मिसालें मौजूद हैं कि बाज़ों का बड़े बड़े बिजनेसमैन को इसमें इम्प्लिकेट किया जाता है और एप्लीकेशन की लेवल पर ही सिर्फ धमका के हम पुलिस के पास जा रहे हैं और आपका फ़लाँ एप्लीकेशन में आपका नाम है, वकूआ हुआ होता है या नहीं हुआ था कता नज़र, ये लोग ब्लैकमेल करके बारों बारी जो होता है एक सुलह करने की कोशिश करते हैं और पैसे वसूल करते हैं। अच्छा, इसमें जब आपने फिर खातून को बुलवाया और उसने डीएनए करवाने से इनकार किया, आइडेंटिटी उसकी शो नहीं हुई, फिर जो एक थका देने वाला प्रोसेस जो हमारे ज़राए बताते हैं कि मैडम सना बिलाल ने वो मेहनत की है जो बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स, वेरी ऑनेस्टली मतलब हम ये कवर करते हैं, टीम मुजरिम कौन 3 दफ़ा हफ्ते में जो है वो पुलिस को कवर करती है, और हमने बहुत कम देखा है इस तरह के कोई ऑफिसर पर्सनल इंटरेस्ट लेके अपने पर्सनल रिसोर्सेज यूज़ करके गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख रही है और ख़ुद इसको ऐसे है कि जैसे एक चैलेंज के तौर पे ले लिया इस केस को। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे फिर कौन कौन सी जगह कंगालना पड़ी आपको कि इसको भी देखो इसको भी देखो, प्रूफ्स कैसे इकट्ठे किए, ज़रा वो बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि हमारी पुलिस जो है वो हमारी खातिर किस हद तक जा सकती है। सर ये केस एक पहेली बन चुका था जब मुझे ये पता चला कि ये फेक आईडी पे रजिस्टर हुआ है। फिर जब मैंने इसकी जो इसने नंबर दर्ज करवाया था एफआईआर के ऊपर अपना, वो भी एक अलग लेडी के नाम से था जो जिसके वर्सेस इसकी शक्ल से मैच नहीं थे करते। फिर इसकी फैमिली ट्री निकलवाया गया, ज़ुबैदा बीबी का इसका नाम नहीं था। फिर इसके इलाके में गई कि कोई पहचानता हो, तस्वीर लेकर मैं पूरे इलाके में घूमी कि कोई इसे पहचानता हो। लकीली एक लड़का खड़ा था जड़ावाला में बेनज़ीर पार्क के पास, उसने कहा इस लेडी को मैंने शायद इस घर में देखा है, ही वॉज नॉट श्योर। मैं उस घर तक पहुंची, उस घर में लैंडलॉर्ड तो मौजूद थी जो उस घर की मालका थी, लेकिन ये किराएदार बन के वहाँ पे रह रही थी। उन्होंने लकीली इसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये रूबिनो है, इसको रूबिनो कहते हैं और इसका सीधा नाम रूबीना है, और ये बूटा वल्द रुस्तम जो है उसकी मिसिज़ है, उसने छुप के शादी की हुई है, तो ये यहाँ पे रह रहे हैं। इस तरह हम फिल्मों में देखते हैं जो बहुत आइडियल बनी हुई होती हैं, आइडियल इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवीज़ जो होती हैं उनमें हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर ने ठान ली, वहाँ भी एक पूरी टीम होती है। आप बताइएगा आपको किन किन का साथ रहा, हर्डल्स क्या क्या है, यूनिफॉर्म में एक खातून पुलिस ऑफिसर को देख के क्या लोग ख़ासतौर पर जड़ावाला के जो हैं कोऑपरेट करते थे या डर के बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते थे। ये वो सवाल हैं जो हमारा हर देखने वाला जो है वो करना चाहेगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारी पुलिस जब मैदान में निकलती है तो उनको प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उनका साथ जो है वो किस तरह दिया जाए ताकि क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके। जी, जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है तो हमारे एसएचओ साहब पीपल्स कॉलोनी ने और जो हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है जो इस केस के आईओ थे, जो हमने बाद में पर्चा दिया है, और हमारे आला अफसरान जो हैं वो बिल्कुल मेरे साथ थे। लेकिन अवाम का जो रवैया था वो बहुत डिस्करेजिंग था कि उनसे अगर कोई बात पूछी जाती थी, जो लोग जानते भी थे
वो बी पार्टी जो कि मैंने ट्रैक करना शुरू की हुई थी लेडी की CDR में से, तो लोग जवाब देने से इनकार कर देते थे, नंबर बंद कर देते थे, हालांकि वो जानते थे वो मुफीद इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, लेकिन वो नंबर बंद कर देते थे। जब इलाके में जाने पे पता चला तो जो जानते भी थे वो जवाब देने से गुरेजा होते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे। आपको तब क्या लगता था मैडम? गुस्सा आता था, हेल्पलेसनेस जो है वो फील होती थी, या फिर आपको लगता था कि ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं जानबूझ के? मुझे ये लगता था कि वो लोग किसी भी झिझक रहे थे, किसी भी इंफॉर्मेशन देने से वो लोग डरते थे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे लोग जो हैं वो चाहते तो हैं कि हमारे मसाइल हल हों, लेकिन कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होते। फिर खातून को कंफर्म कैसे हुआ कि हाँ जी ये जो है ये तो नहीं है, ये तो ठीक वाला केस ही नहीं है, ये तो केस ही ख़राब है, ये उलट हो गया है, ये कंफर्म कैसे हुआ? इतनी भाग दौड़ करने के बाद सिरा कौन सा हाथ में आया? सर, जब लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो हमने जो लैंड ओनर थी उनसे बात की, उन्होंने जब आइडेंटिफाई कर लिया इसको, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने बूटा साहब की तलाश करना शुरू कर दी, जो मुबैना तौर पे इसका हस्बैंड कहलाता था। उससे रब्ता करना शुरू किया, जिसने जानते बूझते हुए ये कह कर के मैं किसी रुबीना को नहीं जानता नंबर बंद कर दिया। मेरी उस टाइम पे हैरत की और तजस्सुस की इंतहा थी। मैंने उस बंदे का बूटा वल्द रुस्तम का फैमिली ट्री निकलवाया, जो कि आईडी कार्ड हमें लैंड ओनर ने ऑलरेडी फराहम कर दिया था। तो मैंने इसका जब फैमिली ट्री निकलवाया तो उसमें रुबीना बीबी थी, जिसकी मैंने वर्सेस निकलवाए तो उसमें मुझे पता चला कि ये वही रुबीना बीबी, क्योंकि शक्ल हूबहू थी। फिर उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फ़ौरन जैसे मुझे आईडी कार्ड मिला, मैंने इसका सबका रिकॉर्ड चेक करवाया पोलकॉम से, पुलिस के, तो ये रिकॉर्ड याफ्ता निकली 258/25 मुकदमा 375A का। सेम यही वाली चीज़ जो है ये पहले भी कर चुकी है। एग्जैक्टली ये सेम चीज़ कर चुकी है, और मतन जो FIR का जो कंटेंट ऑफ FIR वाज द सेम वन, लाइक यहीं पे फैसलाबाद में नहीं, ननकाना साहब फैज़ाबाद पुलिस स्टेशन में सेम कंटेंट ऑफ FIR पे उसने FIR रजिस्टर करवाई कि नौकरी का झांसा देकर मुझे फ़लाँ बंदे ने रेप किया है और जना का मुकदमा। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें बात यह है कि उसमें भी विदाउट DNA एग्जॉनरेट किया गया। तो तसल्ली के लिए मैंने ये किया कि मुझे ये पता चले कि क्या ये वही लेडी थी। मैंने IO से रब्ता किया, मैंने वहाँ के थाने के मुहर्रान से रब्ता किया कि क्या ये वही लेडी है। उन्होंने कहा एग्जैक्टली ये वही लेडी है। और फिर वहाँ पे टक लग गया होगा, ऑब्वियसली लग गया होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंस्पेक्टर सना बिलाल थी, ये टक के रास्ते में डट के खड़ी हो गई और टक नहीं लगने दिया और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ठानी और पहुंचाया भी। जब आपने इसको ज़ेर हिरासत लिया, जाहिर है आपने इससे पूछा होगा, क्या बताया इसने, तरीक़ा वारदात क्या था, इसके साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस तरह का नेटवर्क है? जी, ये इसने बिल्कुल मजलूम बनने की कोशिश की। पहले तो जब मैंने इसे गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो इसने बहुत मुज़ाहमत की, इसके वकीलों ने बहुत मुज़ाहमत की, उन्होंने इसको पकड़ के हमसे खींचने की कोशिश की और हम पर यह एलिगेशन लगाया कि आपके पास क्या इख्तियार है कि आप किसी को गिरफ़्तार कर रही हैं विदाउट FIR। तो देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं और हमने फ़ौरन FIR दी है, उस पर एप्लीकेशन फ़ौरन दी, मैंने इस्तग़ासा दिया, फ़ौरन उस पर FIR रजिस्टर हुई और लेडी ने अपने आप को मज़लूम बनाने की कोशिश की और ये कहा कि जो वकील हैं वो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरे से पैसे भी सारे ले लिए और मेरा साथ भी नहीं दिया। देखें, आपने मुझे गिरफ़्तार कर लिया, आपके मेरे पीछे कोई नहीं आया। उसके पाँव से जूते उतर गए थे क्योंकि वकीलों ने खींचा तानी की, जूते भी उसे मैंने रास्ते से ख़रीद कर दिए ताकि वो नंगे पाँव जेल ना जाए। मैडम, इस सारे सिनेरियो में कभी एक लम्हे के लिए इस तरह लगा कि मैं इतनी एफ़र्ट कर रही हूँ और अगर खुदा न खास्ता ये बैक फायर कर गया, क्योंकि इस तरह की ख़वातीन जो हैं वो मज़लूमियत, रोना धोना और सम टाइम चौक में खड़े होकर अपने सर पे मिट्टी डालना, इस तरह की ड्रामेबाजियाँ बहुत करती हैं और ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी ऐसी है कि फ़ौरन सिंपैथी फैक्टर जो है वो उनकी तरफ जो है वो टिल्ट हो जाता है। कभी फील हुआ कि अगर ये बैक फायर कर गया तो क्या होगा? सर देखिए, ये काम तब बैकफायर करते हैं जब इंसान एक अपने इंस्टिंक्ट पे बेस करके एक मतलब एक अचानक इंस्टेंट एक्शन लेता है। देखिए, जब भी इंसान कोई काम, मैं अपने बारे में जो बताऊं, मैं भी कोई काम करने की कोशिश करती हूं तो मैं उसको पहले प्लान आउट करती हूं। अगर मैंने उसको गिरफ़्तार करने का सोचा
और मेरे पास ख़बर आती है कि वीडियो बन चुकी है, मेरे जहन में ऑल ऑफ द सडन एक पूरा प्लान चला कि वीडियो आ चुकी है, मुझे इसको कैसे केस को लेकर चलना है, इसीलिए मुझे इसकी असल आइडेंटिटी जो है वो उसको डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी था, ताकि किसी भी लेवल पे ये मेरे किसी भी एक्शन को चैलेंज ना कर सके। रिकॉर्ड इसका आपने खुद चेक करवाया, क्या इसने अपने मुंह से कुछ बताया कि ये साबिका ज़िंदगी में क्या क्या गुल खिलाती रही? जी, इसने अपने नाम पे तो अपना असली नाम भी बताने की जो है ज़हमत गवारा नहीं की, बल्कि जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी, इसने अपनी बहन का नाम इशरत बीबी बताया, उसकी तस्वीर भी दिखाई कि इससे रब्ता कर लें जब ये गिरफ़्तार हो चुकी। इसने कहा ये मेरी बहन है और ये मेरा आईडी कार्ड ले आएगी। उसने मुझे नंबर दिया, जब मैंने उसके नंबर पे रब्ता किया उसने इसको पहचानने से इनकार कर दिया। जब मैंने इसका फिर से इसके वर्सेस निकलवा के इसकी दूसरी सिम पे से रब्ता किया, वर्सेस निकले तो शक्ल में ये सेम एक जैसी थी। कैसा मैडम ये गोरख धंधा है कि जिसे हस्बैंड रजिस्टर्ड जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा, जिसे ये अपनी बहन कह रही है वो इसको ओन करने से कासिर है। कितना मजबूत और मरबूत नेटवर्क था जिसमें आपने हाथ डाल दिया। एग्जैक्टली सर। और दूसरा, अगर उसका शौहर उसे कबूल नहीं करता तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट सबूत ये है कि वो उसका शौहर ही है, क्योंकि ननकाना साहब में जो एफआईआर फैज़ाबाद में हो रही है उसमें आईडी कार्ड रुबीना बीबी का है, और जो नंबर उसने फ़ोन नंबर एफआईआर के ऊपर रजिस्टर करवाया है बूटा वल्द रुस्तम सिंह के नाम पे है। इतना जो है वो उसको बारीकी से देखना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ मुलव्वस क्या ये सारी फैमिली ऐसी है या इस फैमिली में से ये अकेली खातून है, और इसके साथ और कौन कौन से तबकात जो हैं? ज़ाहिर है आप सब कुछ तो डिस्क्लोज़ अभी नहीं करेंगी, अंडर प्रोसेस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाद में सामने आएंगी, लेकिन जो नाजरीन तक पहुंचाने वाली हैं वो बताइएगा कि इस नेटवर्क में किस तरह के लोग शामिल थे। क्या कोई हाई फाई लोग भी थे, क्या कुछ ऐसे बज़ाहिर शुरफा भी सामने आएंगे इस केस में आगे जाकर जो कि बहुत आला किस्म का नफीस किस्म का लिबादा ओढ़ के जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? सर, जहाँ तक बात है इनके पीछे के जो पूरा एक ग्रोह है, इनका फैमिली तो इन्वॉल्व है डेफिनेटली, क्योंकि इसकी जो सिस्टर है जिनको उर्फ़ आम में वो इशरत उर्फ़ कालो के नाम से जानी जाती हैं, उनके वर्सेस पे उनका नाम अक्सा बीबी था, और ये लेडी ने आइडेंटिफाई किया ये उनकी बहन है, लेकिन इशरत बीबी उर्फ़ अक्सा बीबी ने इनकार कर दिया कि मैं तो जानती नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर सना बिलाल वो बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, और बिलाशुबा फैसलाबाद पुलिस को इस बात पे फ़ख्र है कि हमारे पास इंस्पेक्टर सना बिलाल जैसी लेडी पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे नेटवर्क को पकड़ा, ऐसे लोगों को, ऐसे घिनौने लोगों को बेनकाब किया जो हनी ट्रैपिंग में मुलव्वस थे, जो लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करते थे और उनसे भारी रुकुमात का तकाजा करते थे। नाज़रीन इकराम, ऑफ कैमरा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैडम के साथ हमारी हुई, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा, इन्होंने अपने ज़ाती रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ किया इस केस को चैलेंज समझ के। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्होंने अपनी जेब से क्या क्या कुछ जो है इस केस पे लगाया है, लेकिन इन्होंने साबित किया कि अगर पुलिस ऑफिसर्स किसी बात पे डट जाएं, अगर गलत को गलत और सही को सही साबित करने पे डट जाएं, तो फिर एग्जैक्टली रिजल्ट वही निकलते हैं जो इस केस में निकले। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है फैसलाबाद पुलिस की उस बड़ी कार्रवाई पे जिसमें हनी ट्रैप गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है एसपी मदीना डिवीजन के साथ, जहांदाद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये कैसे पुलिस के इल्म में आया कि यहाँ पे एक गैंग जो है वह सरगर्म है, कैसे उसके खिलाफ जो है फिर एक्शन लिया गया और हिरासत में कैसे लिया? ये एक हनी ट्रैप का गैंग है जो बड़े अरसे से फैसलाबाद पुलिस के लिए एक सरदर्द बना हुआ था और आवाम के लिए भी, और बड़े अरसे से ये लोगों को अपने शिकंजे में फंसाता था। 26 तारीख को एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है हमारे पास एक अक्सा बीबी नामी खतून का। वो ये रिपोर्ट करती हैं कि जी मेरे साथ कुछ अफराद हैं, उन्होंने गैंग रेप किया है। पुलिस, फैसलाबाद पुलिस जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए FIR का इंदराज करती है। FIR के इंदराज के बाद हम फिर अपने अरेस्ट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें एक ये बात भी है कि वो बाकायदा उन लोगों को जिनको वो मुल्ज़िम ठहराती है उनको नामज़द करती है कि जी इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, गैंग रेप किया। खैर, हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को अरेस्ट करते हैं।
दौरान तफ्तीश कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये वकूआ जो है वो मशकूक है। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमें पता लगता है दौरान तफ्तीश के वकूआ जब रिपोर्ट हुआ है तो वो 26 तारीख को होता है, जबकि मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो ये ख़ातून ऑलरेडी 16 तारीख को करवा लेती है। और मेडिकल लीगल रिपोर्ट के ऊपर जो ये इंसिडेंट बताती है वो ये कुछ और बताती है, किसी और डेट का होता है, और एफआईआर के अंदर ये जो वकूआ बताती है वो किसी और डेट का होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमारे जो शक हैं वो मज़ीद क्रिएट होते हैं और हमें थोड़ा हमें मज़ीद डिटेल में जाने का अंदेशा होता है। अच्छा सर, इसमें पॉइंट ये है कि फैसलाबाद पुलिस को किसी ने कंप्लेन नहीं की, बल्कि एक कंप्लेंट केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए फैसलाबाद पुलिस ने ये जाना, कुछ मशकूक चीज़ें उनके सामने आईं और उनको ये पता चला कि नहीं, ये सारा मामला गड़बड़ है, और इसको फिर ख़ुद फैसलाबाद पुलिस ने आज खुद टेकअप किया। देखिए जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि तफ्तीश के जो मराहिल हैं उस दौरान ये कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिसकी बेसिस पे ये शक डेवलप होता है कि हो सकता है कि ये मामला कुछ और हो। खैर, उसको हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी जो हैं इंस्पेक्टर सना, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलती हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती हैं इस चीज़ को, जिससे फिर हमें पता लगता है जब हम डिटेल में जाते हैं कि ये जो अक्सा नामी खातून है इसका एक्चुअल में नाम रुबीना बीबी है। हम CNIC तक निकलवाते हैं, एड्रेसेस निकलवाते हैं, तो हमें मज़ीद पुख्ता हो जाता है हमारा यकीन जो कि ये इस खातून का नाम ही कुछ और है। हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये खातून ने ऑलरेडी सिमिलर केस जो है वो उसमें मुद्दई रही है फैज़ाबाद ननकाना में। वहाँ पर भी इसने इसी तरह की कार्रवाई की और इसी तरह की मुद्दईयत में FIR दर्ज करवाई और फिर उन लोगों को जो है इसने ब्लैकमेल किया। और इसके लिए फिर हम जब मज़ीद डेल्व करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो हमें ये पता लगता है कि इस चीज़ को जब उसने FIR दर्ज की, जब इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसने ख़ुद से ही 164 की स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, वो उसने उस अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में जितने भी मुल्ज़मान थे उनको माफ़ कर दी। और फिर हमें पता लगता है इसका, हमारे पास वीडियो सबूत भी आता है कि वो जो उसने मुल्ज़मान को माफ़ किया है वो बाकायदा उनसे 5 लाख रिसीव करती है, जिसको कहते हैं कि सेटलमेंट, बाहर जो सेटलमेंट होती है। डेफिनेटली उसने बाहर सेटलमेंट की है इस केस को ख़त्म करने के लिए। और कानून के मुताबिक ये जो इस किस्म के हीनियस केसेस हैं, इनमें जब आप सुलह सफाई करते हैं तो इसका मतलब यही होता है, और आगे जो इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आती हैं इसका मतलब यही होता है कि ये पर्चा इनिशियली ही झूठा था, और इसको बरूए कार लाते हुए फिर हम एंटी रेप एक्ट के तहत उस खातून के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। और हमारी जो तफ्तीशी टीम है वो इसको फिर पूरा एंड तक पहुंचाती है इस सिलसिले को पूरे को। आपने और आपकी टीम ने, स्पेशली आपकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी सर, उन्होंने एक ऐसा मिसाली काम किया है जिसकी बहुत कम मिसाल मिलती है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद पुलिस जो है वो टीम मुजरिम कौन उसको रिपोर्ट करती रहती है। इस तरह के वाक़यात जो हैं बहुत कम देखने में आए हैं। ये दाद की मुस्तक है आपकी पूरी टीम, क्योंकि इस तरह के जो क्राइम्स हैं, लोग जो हैं वो तंग थे इन ब्लैकमेलर्स के हाथों, बहुत ज़्यादा तंग थे, और इस तरह के सिमिलर वाक़यात बहुत सारे अभी भी पूरे पंजाब भर में हो रहे हैं। क्या समझते हैं आपके, क्या ये इस रीजन में एक ही गैंग था, इससे वाक़यात में कमी आएगी, या फिर अभी इस पे मज़ीद बहुत सारा काम करना बाकी है? देखिए जी, डेफिनेटली सोसाइटी में इस किस्म के ईवल्स तो हैं, इस किस्म के लोग हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, और डेफिनेटली ये एक गैंग नहीं होगा, इस तरह के मुतअद्दिद गैंग्स हैं जो इस किस्म की वारदातें करते हैं। हमारा फैसलाबाद पुलिस का और पंजाब पुलिस का डेफिनेटली ये एक ऑब्जेक्टिव भी है कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, और दौरान अगर तफ्तीश किया जाए तो वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशनल जो है वो एक्सपर्टीज़ है मेरा ख्याल है। और डेफिनेटली इस तरह के गैंग्स काफ़ी मौजूद होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम फैसलाबाद पुलिस जो है वो इस किस्म के लोगों को आड़े हाथों लेगी और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अच्छा सर, ये जो ये वाला गैंग जो रिपोर्ट हुआ जिस पे आपने काम किया, ये क्या मुकम्मल अब पुलिस की हिरासत में तमाम लोग हैं, या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ लोग मज़ीद इनके साथ हैं जिनको जो है जिनका ताक़ुब किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक मौजूद है वहाँ तक ये है कि हमने काफ़ी हद तक इस गैंग को बस्ट कर लिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वसी तर नेटवर्क होता है इस तरह के लोगों का, वो कनेक्टेड होते हैं इस किस्म के और लोगों से जो ब्लैकमेल करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस नेटवर्क की मज़ीद डिटेल में जाया जाए और उनको भी बस्ट किया जाए। ऐसे लोग टारगेट सर अपना कैसे चूज़ करते होंगे? क्या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो है
ये इनको आसान हदफ लगता है कि यहाँ से लोगों का इंतखाब करते होंगे, या फिर जैसे रैंडम कॉल्स मिल जाती हैं किसी भी तरह से, कुछ तो इनका ये तरीका वारदात रहा होगा। इनकी जो रूट कॉजेज़ हैं उन तक पहुँचने की कोशिश की पुलिस ने? देखिए जी, ये इनका जो तरीका वारदात है वो मोस्टली डिपेंड करता है अगली पार्टी की रिस्पांस पे। तो अगर तो इनको अगली पार्टी का रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव मिलता है और इनको अंदेशा हो जाता है कि इस पार्टी को हम हनी ट्रैप कर सकते हैं, बेसिकली जिसका ये केस है, तो वो डेफिनेटली उस टारगेट को ज़्यादा परसू करते हैं। तो वो चूँकि इनको एक किस्म की महारत भी हासिल हो गई है, तो ये इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ये पार्टी जो है इसको हम इजीली परसू भी कर सकते हैं और ये हमारी बातों में आ भी जाएंगे वो। और डेफिनेटली उसमें फिर सोशल मीडिया का यूज़ भी आता है और व्हाट्सएप मैसेजिंग, वो सारी चीज़ें फिर इसके अंदर इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं इस पूरी ट्रांजैक्शन को। अच्छा सर, हमने ख़ास तौर पे देखा है कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ऐसे जो केसेस होते हैं, ऐसे जो ब्लैकमेलर्स हैं, हनी ट्रैप वाले जो गैंग्स हैं, इनका सॉफ्ट टारगेट हमारी यूथ होती है। नौजवान जो हैं वो बहुत जल्द इनके वो झांसे में आ जाते हैं। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? बीइंग सर्कल एसपी हैं आप, यूनिफॉर्म्ड पर्सन का दिया हुआ मैसेज जो है वो नौजवान बहुत जल्द अडॉप्ट करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे तरीके वो अडॉप्ट करें कि ऐसे लोगों की जो ट्रैप है उसमें ना आ सकें? देखिए ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। ये यूथ की आपने बात की, डेफिनेटली वो इमोशनल होता है यूथ ज़्यादा, और प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो जल्दी इस किस्म की ब्लैकमेलिंग में आ जाएं। तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप अननोन नंबर्स के साथ अगर आपको कोई कांटेक्ट करता है या कोई अननोन शख्स आपको रब्ता करने की कोशिश करता है थ्रू सोशल मीडिया या किसी और चैनल के थ्रू, तो आप उससे एहतियात करें उस चीज़ से। आप क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली इस किस्म के जो गैंग्स होते हैं उनका तरीका वारदात डिपेंड करता है अगली पार्टी के रिस्पांस के ऊपर। मुझे सर एंड पे ये बताइएगा कि अगर किसी नौजवान को ऐसी ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, 90% 99% बल्कि केसेस में ऐसा होता है कि नौजवान जो हैं वो इज़्ज़त के खौफ से जो है वो इनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं। क्या वो अपने इदारों पे, ख़ास तौर पे फैसलाबाद पुलिस पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ओपनली आके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवाएं ताकि जो है ऐसे गैंग्स के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे कार्रवाई शुरू की जाए? बिल्कुल, बल्कि मैं आपके तवसत से मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा तमाम यूथ को, और जो यूथ नहीं भी है जो इस किस्म के नेटवर्क्स के अंदर फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और जो लोग इस तरह के लोगों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, कि आप लोग हमारे पास आएँ, अपनी शिकायत का इंदराज करवाएं। हम आपकी बात पूरी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे आपकी बात, और इस तरह के गैंग्स के ऊपर हम पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन किराम, जहांदाद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मैसेज लाउड एंड क्लियर है फैसलाबाद पुलिस की तरफ से कि अगर आपको किसी भी किस्म के मसले का सामना है, आप किसी मुसीबत में हैं, तो आप लाजमी पुलिस को इत्तला दें, इन्फॉर्म करें, क्योंकि आप इत्तला देंगे तो पुलिस एक्शन जो है वो लेगी। माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं और फिर बाकी फैसलाबाद पुलिस पे छोड़ दें, क्योंकि पुलिस आपके लिए। नाज़रीन, हनी ट्रैप का शिकार होने वाली अक्सरियत हमारी यूथ है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यूथ क्यों इन लोगों का आसान हदफ है, कैसे ये लोग अपना टारगेट मुंतखब करते हैं। क्या अगर नौजवान इन्हें रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर भी ये सरगर्म अमल रह सकते हैं, और इस केस में क्या ये गैंग मुजरिम है या फिर नौजवान? फैसला आपका। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।